हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की क्लासें। तो दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टॉपिक की ओर चलने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज से हम हिंदी व्याकरण की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण की आज से हमारी ये पहली क्लास है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण की तरफ चलने से पहले हम आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण क्या है। सबसे पहले हिंदी व्याकरण की सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, फिर हिंदी व्याकरण की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, अंगों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी क्या है। तो आप सभी जानते होंगे हिंदी क्या है, एक भाषा है दोस्तों। क्या है? हिंदी एक भाषा है। अब अगर इसी की स्टेप में हम आगे बढ़ें दोस्तों, कि हिंदी जो भाषा तो है, लेकिन इसी भाषा को अगर हम दोस्तों शुद्ध रूप से इसका उच्चारण करें, क्या करें फ्रेंड्स, इसी भाषा का शुद्ध रूप से उच्चारण करें या उच्चारण करना, इसका उच्चारण करना। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात है कि भाषा का शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से लिखना। तीसरी बात है दोस्तों कि भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करना, प्रयोग या पठन करना ही व्याकरण कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा, एक एक पॉइंट्स बताऊंगा आपको हिंदी व्याकरण की, बहुत सारी नई नई चीज़ें बताऊंगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हिंदी क्या है फ्रेंड्स, एक भाषा है। हिंदी क्या है दोस्तों? एक भाषा है। सबसे पहली पॉइंट हमारे स्टेप यहीं से आता है कि हिंदी हमारी क्या है दोस्तों? एक भाषा है। दूसरी बात है कि इसी भाषा को अगर हम शुद्ध रूप से बोलना, तीसरी बात शुद्ध रूप से लिखना और चौथी बात है हमारी क्या है कि शुद्ध रूप से प्रयोग करना। ये तीनों स्टेपों को अगर हम मिला दें फ्रेंड्स, तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण करना, लिखना या प्रयोग करना, पठन करना, ये सभी बातों को अगर मिला दें तो फ्रेंड्स ये सभी बातें क्या बनती हैं फ्रेंड्स? व्याकरण बनती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो यहीं से अगर हम व्याकरण की परिभाषा पूछे आपसे कोई कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण करना, लिखना या प्रयोग करना या पठन करना ही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? व्याकरण कहलाता है। तो ये क्या हो गई फ्रेंड्स? यहाँ से व्याकरण की परिभाषा हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि व्याकरण का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो व्याकरण के तात्पर्य के बारे में बात करें तो दोस्तों, जो व्याकरण शब्द है, ये व्याकरण शब्द दोस्तों वि धन आ धन करण शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन शब्दों से मिलकर बना है और इन शब्दों का तात्पर्य होता है दोस्तों भली भांति से समझना। क्या होता है? भली भांति समझना या भली भांति से, भली प्रकार से समझना। यानी किसी चीज़ को आप अगर भली भांति अच्छी तरीके से समझ गए, भली भांति समझ गए, तो वो आपकी क्या होगी फ्रेंड्स? व्याकरण होगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि हिंदी क्या है? हमारी एक भाषा है। भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण करना, भाषा का शुद्ध रूप से लिखना और भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग या पठन करना, ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? व्याकरण कहलाता है। और जो व्याकरण शब्द है दोस्तों, वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका जो है वि धन आ धन करण, जिसका तात्पर्य होता है दोस्तों भली भांति समझना या भली प्रकार से समझना। तो यहाँ तक हमारे हिंदी व्याकरण शब्द की क्या होगी? व्याख्या हो गई कि हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए तथ्य हो गए दोस्तों। अब यहाँ से आपके लिए अगर क्वेश्चंस होते हैं, आज के समय में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं, एग्जाम्स कंपटीशन टफ हो गए हैं और कंपटीशन टफ होने की वजह से क्या हो रहे हैं? क्वेश्चनों के ट्रेंड बदल रहे हैं। अब क्वेश्चनों के ट्रेंड बदल रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम परिभाषा से ही क्वेश्चंस बना सकता है आपके लिए कि व्याकरण क्या है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे दोस्तों व्याकरण है, इतना सा रख देगा आपसे लिए, या व्याकरण क्या है, तो आपको यहाँ से लिख देगा भाषा का शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन ए में रख देगा भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में रख देगा आपको कि भाषा का, ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन। और ऑप्शन नंबर सी में रख देगा दोस्तों भाषा का शुद्ध प्रयोग। और ऑप्शन नंबर डी में रख देगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, परिभाषा से इस प्रकार क्वेश्चन बन गए।
तो आज से मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चलते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ भाषा से एक क्वेश्चन आपके लिए बना दिया कि व्याकरण है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया व्याकरण क्या होती है कि भाषा का शुद्ध उच्चारण होती है, भाषा का शुद्ध लेखन होती है, भाषा का शुद्ध प्रयोग या पठन होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो कुल मिला के बात है दोस्तों, आपको यहाँ से इतने सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि भाषा क्या होती है या व्याकरण क्या होता है और हिंदी हमारी क्या है, भाषा है। अगर दोस्तों आपके लिए अगर ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हो भाषा को लेके, भाषा क्या होती है, दोस्तों भाषा से संबंधित हमने पहले ही वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर। आप हिंदी की प्लेलिस्ट खोलकर भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी वीडियोज हैं, आप पढ़ सकते हैं। हमने वहाँ हिंदी भाषा का विभाजन, भाषा क्या होती है, भाषा के क्षेत्र, भाषा के अंग और हिंदी भाषा की बोलियाँ, राजभाषा हिंदी, इन सभी से संबंधित वीडियो पहले से ही ऑलरेडी डाल रखी है फ्रेंड्स। केवल आज से हम शुरू जो करने जा रहे हैं वो हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। भाषा का जो टॉपिक है हिंदी का वो हमने पहले से ऑलरेडी दोस्तों करा रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट अगली स्टेप की। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का कि ये हमारे हिंदी व्याकरण के इसी शब्द की क्या है, इतनी सारी व्याख्या है दोस्तों। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण, यानी जो हमारी व्याकरण है। अब व्याकरण पर चलेंगे, हिंदी तो हमारी हो गई, अब व्याकरण के बारे में चलेंगे कि हिंदी व्याकरण के क्या क्या अंग होते हैं, व्याकरण की इकाइयाँ क्या होती हैं, उन सभी तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखो दोस्तों हम बात करते हैं व्याकरण की इकाइयों के बारे में कि व्याकरण की इकाइयाँ क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों व्याकरण की इकाइयाँ। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है कि व्याकरण के प्रकार क्या होते हैं। हमने व्याकरण की व्याख्या समझ ली, व्याकरण का तात्पर्य समझ लिया दोस्तों। अब व्याकरण के तात्पर्य और जब व्याख्या, परिभाषा सब कुछ समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा अंग होगा दोस्तों वो होगा व्याकरण का अंग या व्याकरण के अंग या प्रकार, हम कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं दोस्तों। व्याकरण के अंग या प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से हमारे 3 स्टेप आते हैं कि जो व्याकरण के अंग और प्रकारों की बात करें दोस्तों तो हिंदी व्याकरण में, और यहाँ हम कह सकते हैं व्याकरण चाहे कोई सी भी हो, व्याकरण के केवल 3 अंग होते हैं दोस्तों। वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि पहला अंग होता है दोस्तों वर्ण। क्या होता है, वर्ण विचार। ठीक है दोस्तों, जो हमारी हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण का पहला अंग या पहला प्रकार है वर्ण विचार। और दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है शब्द विचार। और तीसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार। देखिए दोस्तों नई नई चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, एक एक बिंदु पे आप बिल्कुल नज़र गड़ा के आप पढ़ें, एक एक पॉइंट को समझें। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कहीं पे आपने वीडियो को स्किप किया वहीं गड़बड़ हो जाएगी। एक एक बिंदु को समझना है दोस्तों। मैं आपको बहुत ही स्लोली यानी बहुत ही धीरे धीरे से एक एक बिंदु को लेते हुए आपको बारीकी से समझाता हुआ चलूँगा दोस्तों। ये हमारे क्या हो गए, व्याकरण के अंग या प्रकार हो गए। यानी हमारी जो हिंदी व्याकरण है, हम जितनी भी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे दोस्तों वो संपूर्ण हिंदी व्याकरण इन 3 इकाइयों में, इन 3 अंगों में ही तुरोहित हो जाती है, इन 3 अंगों में ही समाहित है। इन तीनों अंगों को हमने पढ़ लिया दोस्तों तो हमारी संपूर्ण व्याकरण क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करेंगे जो व्याकरण की 3 इकाइयाँ हैं, 3 अंग हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भाषा की इकाई भी कहते हैं। यानी इनको हम व्याकरण की इकाइयाँ भी कहते हैं। अंग और प्रकार के अलावा इनका एक और नाम होता है इकाइयाँ। क्या होता है दोस्तों, इकाइयाँ। अब बात करते हैं इकाइयाँ क्या होती हैं कि हमारे हिंदी व्याकरण की ये जो मूल इकाइयाँ हैं, ये वर्ड है, शब्द है और वाक्य है, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण की मूल इकाइयाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल इकाइयाँ। मूल इकाइयाँ बोलते हैं। पहली बात ये याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी की मूल इकाइयाँ कौन सी हैं तो दोस्तों आपको बता देना है कि हिंदी व्याकरण की जो मूल इकाइयाँ हैं वो हैं वर्ड, शब्द और वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, हम इकाइयों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पहले वर्ड विचार पढ़ेंगे, फिर शब्द विचार पढ़ेंगे, फिर वाक्य विचार। और दोस्तों ये वर्ड विचार ऐसा नहीं है कि एक एक टॉपिक है, इन टॉपिकों के अंदर, यानी वर्ड विचार के अंदर कई सारे टॉपिक मिलेंगे, शब्द विचार के अंदर हिंदी व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, और वाक्य विचार के अंदर भी क्या मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, और इन्हीं तीनों टॉपिक्स में वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार में हमारी संपूर्ण व्याकरण क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम व्याकरण में हमें पढ़ना होता है काव्यशास्त्र, जिसमें अलंकार, छंद और आपके रस आते हैं, वो हम अलग से आपको करा देंगे दोस्तों। अब बात करें मूल इकाइयों की, तो हमारे हिंदी व्याकरण की जो मूल इकाइयाँ हैं दोस्तों वो क्या है, वर्ड, शब्द और वाक्य। इनके अलावा बात करें संपूर्ण इकाइयों की, हिंदी व्याकरण की संपूर्ण इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि इन इकाइयों की भी क्या होती हैं, उप इकाइयाँ होती हैं दोस्तों। तो उन संपूर्ण इकाइयों के बारे में बात करें तो सबसे जो अगली स्टेप होगी फ्रेंड्स वो हमारी होगी भाषा या व्याकरण की इकाइयाँ। भाषा या व्याकरण की
इकाइयाँ। अब दोस्तों यहीं से आपको समझना इंपॉर्टेंट जरूरी है कि भाषा या व्याकरण की जो इकाइयाँ होती हैं वो कैसे होती हैं। यहीं पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, वो कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर करना है दोस्तों। और क्लियर करना वो क्या है, देखो दोस्तों, कि सबसे पहले जो भाषा की इकाई है दोस्तों वो कौन सी होती है, ध्वनि होती है। कौन सी होती है दोस्तों, ध्वनि। और ध्वनि के बाद में जो भाषा की इकाई होती है दोस्तों वो होती है वर्ण। और वर्ण के बाद में जो भाषा की इकाई होती है दोस्तों वो होती है अक्षर। क्या होती है दोस्तों, अक्षर। और अक्षर के बाद में जो भाषा की इकाई है दोस्तों वो होती है शब्द। क्या होती है, शब्द। और शब्द के बाद में जो भाषा की इकाई होती है दोस्तों वो होती है पद। और पद के बाद में जो भाषा की इकाई है दोस्तों वो करें हम पदबंध। क्या होती है दोस्तों, पदबंध। और पदबंध के बाद में जो भाषा की इकाई है दोस्तों वो है उपवाक्य। क्या है दोस्तों, उपवाक्य। और उपवाक्य के बाद में जो भाषा की इकाई है दोस्तों नेक्स्ट वो है वाक्य। क्या है, वाक्य। वाक्य के बाद में जो भाषा की इकाई है वो है दोस्तों भाषा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि लास्ट में जो हमारी स्टेज आती है निकल के आती है वो आती है भाषा। यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले होगी ध्वनि। ध्वनि के बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, ध्वनि से क्या मिलके बनेंगे, वर्ण। और वर्ण से मिलके क्या बनेंगे फ्रेंड्स, अक्षर बनेंगे। और अक्षर से मिलके क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। और शब्द से मिलकर क्या बनेंगे फ्रेंड्स, पद बनेंगे। और कई पदों से मिलकर क्या बनेंगे फ्रेंड्स, पदबंध बनेंगे। और कई पदबंधों से मिलकर क्या बनेगा, उपवाक्य। और कई उपवाक्य से मिलकर क्या बनेगा, वाक्य। फिर क्या बनेगी, संपूर्ण वाक्य। यानी वाक्य जब बहुत सारे वाक्य हो जाएंगे, एक से अधिक वाक्य हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक भाषा हो जाएगी। अब बात मैं यहाँ पे आपको एक एक करके पॉइंट समझाऊंगा दोस्तों कि ये क्या क्या चीज़ें। अब बात करें इन सभी में तो हमारी इन सभी की मूल इकाइयों के बारे में बात करें तो केवल मूल इकाइयाँ हमारी एक तो वर्ड है दोस्तों, एक है शब्द और एक है वाक्य। यानी कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के मूल रूप से ये तीन ही अंग हैं। इन तीन अंगों पर ये बाकी की जो इकाइयाँ हैं टिकी हुई हैं दोस्तों। वो कैसे टिकी हुई हैं मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम लेंगे इन इकाइयों के बारे में, एक एक इकाई को मैं समझाता हुआ चलूँगा कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, पद, पदबंध, वाक्य और वाक्य और फिर भाषा, इनका क्या महत्व है दोस्तों। क्योंकि जब भी हम वर्ड विचार पढ़ पाएंगे, जब इनके बारे में जान लेंगे। शब्द विचार हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम शब्द के बारे में जान लेंगे दोस्तों। वाक्य विचार के बारे में तभी पढ़ पाएंगे जब हम वाक्यों को जान लेंगे। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि नेक्स्ट अगला पॉइंट है, यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। फिर हम आगे नेक्स्ट पर पढ़ाते हैं इन भाषा की इकाइयों को डिटेल से। देखिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम। भाषा की इकाइयों के बारे में। देखिए दोस्तों, भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया। हमारी सबसे जो पहली इकाई है दोस्तों वो कौन सी है, ध्वनि। कौन सी है, ध्वनि। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली जो इकाई हमारी ध्वनि है। और ध्वनि के बारे में अगर बात करें दोस्तों, इसको थोड़ा नीचा और लिख देता हूँ मैं, ध्वनि। इसके बारे में बात करें, ध्वनि से हमारी जो बड़ी इकाई थी दोस्तों वो कौन सी थी, वर्ड। और वर्ड से जो बड़ी इकाई थी वो कौन सी थी दोस्तों, अक्षर थी। और अक्षर से भी बड़ी इकाई थी वो कौन सी थी दोस्तों, शब्द। पहले यहाँ तक इकाइयों को आपको मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद में इनसे बड़ी इकाइयों की ओर चलेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि सबसे पहली जो हमारी भाषा की इकाई है वो है ध्वनि। अब ध्वनि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ध्वनि क्या होती है दोस्तों। देखो, ध्वनि के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले जाना है कि ध्वनि होती क्या है। ध्वनि का एक अन्य नाम और होता है दोस्तों, हम ध्वनि को आवाज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवाज़ कहते हैं दोस्तों। और आवाज़ के बारे में आप सभी जानते हैं कि आवाज़ क्या होती है। आवाज़ केवल एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जिसको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं, आवाज़ को क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ को सुन सकते हैं। दो स्टेप होती है हमारे आवाज़ के अंदर। यानी हम ध्वनि को क्या कहते हैं, आवाज़ कहते हैं। और आवाज़ को हमने ये सभी जानते हैं कि आवाज़ को हम केवल बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ध्वनि हमारी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम क्या करें, केवल बोल सकें या सुन सकें। उस इकाई को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी आपको ध्वनि के बारे में कि ध्वनि कैसी इकाई होती है जिसको मानव अपने मुख से बोलता है और सुनने वाला होता है वो अपने कानों से सुनता है। वही हमारी चीज़, वही हमारी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। इसकी तीसरी विशेषता एक और है कि इसकी पहली विशेषता होगी इसको बोला जाता है, दूसरी इसको सुना जाता है। तीसरी इसकी विशेषता होती है दोस्तों, इसको लिखा नहीं जा सकता, इसको लिखा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, लिखा नहीं जाता। या फिर हम कह सकते हैं ये दृश्य नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ये दृश्य नहीं होती है। ये केवल क्या होती है दोस्तों, श्रव्य होती है। क्या होती है, श्रव्य होती है, श्रव्य होती है।
इतनी सारी विशेषताएं हैं दोस्तों। एग्जामिनर होता है ना, जब क्वेश्चन बनाने लगता है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है कि आपको कंफ्यूज कर देगा, यहीं से कंफ्यूज कर देगा, ध्वनि से ही कर देगा कंफ्यूज आपको कि ध्वनि क्या चीज़ होती है, ध्वनि की विशेषताओं में कंफ्यूज कर देगा कि निम्न में से कौन सी ध्वनि की विशेषता नहीं है। जब भाषात्मक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यूपी टेट की एग्जाम हो, चाहे टेट की एग्जाम हो, सी टेट की एग्जाम्स होती हैं, उनमें जब भाषात्मक क्वेश्चन आते हैं तो बड़ी तरीके से उलझन होती है दोस्तों। तो ध्वनि क्या होती है दोस्तों कि ध्वनि को बोला जा सकता है, ध्वनि को सुना जा सकता है, ध्वनि को लिखा नहीं जा सकता। ध्वनि क्या होती है, दृश्य नहीं होती हैं, ध्वनि दिखाई नहीं देती हैं, केवल क्या होती हैं, श्रव्य होती हैं, सुनाई देती हैं दोस्तों। यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स हो गए दोस्तों हमारे ध्वनि की विशेषताओं के बारे में। अगर ध्वनि की परिभाषा आपसे पूछे तो आपको बता देना है दोस्तों कि ध्वनि क्या होती है। कि ध्वनि मानव वह इकाई होती है जिसको मानव अपने मुख से बोलता है और सुनने वाला क्या करता है, अपने कान से सुनता है फ्रेंड्स, ग्रहण करता है। यानी जिसको हम बोला जाए और सुना जाए वही हमारी क्या होती है दोस्तों, ध्वनि होती है। अब ध्वनि के बारे में ये तो विशेषता यहाँ तक कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब इसके बारे में ध्वनि की और भी विशेषताएं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये चीज़ होती है दोस्तों। एक चीज़ और जो देखनी है फ्रेंड्स, इसमें 3-4 पॉइंट्स में आपको बताता हूँ कि क्या क्या विशेषताएं और हैं इसकी ध्वनि की। ध्वनि की सबसे पहली विशेषता ये होती है दोस्तों कि श्रवणीयता, यानी श्रवणीयता क्या है दोस्तों, इसका सामान्य गुण है। श्रवणीयता इसका क्या है दोस्तों, सामान्य गुण है। पहली विशेषता तो एक ही हो गई कि श्रवणीयता, आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि श्रवणीयता किसका गुण होता है, सामान्य गुण है, तो आपको बता देना है श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य गुण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड कौन सा होता है। भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड, लघुत्तम श्रव्य खंड। और यहाँ पर आपसे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये भी कर सकता है इसमें, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये 3 प्रश्न है। और एक और है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, इससे सभी से ज़्यादा, कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं इन 3 इकाइयों के बारे में बात कर देता हूं दोस्तों। कि देखिए हमारे ध्वनि की ये तो विशेषताएं यहाँ तक कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब उसके बाद में 3 प्रश्न हैं जो पेपरों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों को अच्छे से याद रखना है। देखिए श्रवणीयता मैंने बता दिया कि जिसको हम सुन सकते हैं, केवल देख नहीं सकें। श्रवणीयता किसका सामान्य गुण है दोस्तों, ध्वनि का। पहला प्रश्न यहीं से कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न कौन सा है दोस्तों कि भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड, यानी लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, श्रव्य खंड, यानी सुनने वाला खंड क्या है फ्रेंड्स, ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक, इस पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये मौखिक है, यानी मुख से बोली जाने वाली इकाई है, लिखित इकाई नहीं है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई नहीं है। अब बात करें हम फ्रेंड्स इसकी कि नेक्स्ट अगला पॉइंट्स कौन सा है, कि 3 प्रश्न तो हमारे कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, यहाँ पे एक और आता है हमारे यूपी टेट में दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको हम स्वनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वनिम। इस पर विशेष फोकस रखना दोस्तों। स्वनिम को हम ध्वनिग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वनिग्राम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक याद रखना कि जो स्वनिम होता है इसको हम, दूसरा अन्य नाम है इसका ध्वनिग्राम। ये क्या चीज़ होती है दोस्तों, ये कई बार पूछी गई है। तो जो हमारी ध्वनि होती है फ्रेंड्स, इस ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है, हम कह सकते हैं कि इस ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वनिम बोलते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, यानी ध्वनियाँ तो दोस्तों काफ़ी मात्रा में होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी। हम कहते हैं आ ई, खींच के लंबी लंबी ध्वनियाँ निकाल सकते हैं। तो उनको हम क्या मुख से बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन ध्वनि जो सबसे छोटी है, उस ध्वनि में भी हम बिल्कुल स्लो बोलें, उस ध्वनि को कम से कम निकालें, वह इकाई क्या होगी, हमारी स्वनिम या ध्वनिग्राम कहलाती है दोस्तों। इस स्वनिम या ध्वनिग्राम की बात करें दोस्तों, इसकी अगली विशेषता, पहली विशेषता तो यही है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों, स्वनिम या ध्वनिग्राम होती है। लेकिन इसकी नेक्स्ट अगली विशेषता ये होती है, इनके स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। क्या होता है फ्रेंड्स, तीसरी विशेषता, इनकी स्वयं का, स्वनिम का कोई अर्थ नहीं होता। और देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट अगली विशेषता इसकी क्या है, नेक्स्ट अगली विशेषता ये होती है कि स्वनिम का स्वयं का कोई अर्थ तो नहीं होता, लेकिन किसी शब्द में जुड़कर, किसी शब्द में
जुड़कर, किसी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। अब बात समझना दोस्तों कि स्वनिम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है स्वनिम के बारे में। इस स्वनिम के बारे में हम बता दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इसको समझना कि स्वनिम या ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम से समझ लेना दोस्तों कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों? ध्वनि होती है, सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। लेकिन इसकी भी अगर बात करेंगे, इस ध्वनि की भी सबसे छोटी इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं? स्वनिम या ध्वनिग्राम कहते हैं फ्रेंड्स। स्वयं इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द में जुड़कर क्या कर देती है फ्रेंड्स, ये उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती है। जैसे फ्रेंड्स हम मुख से बोले अ, मुख से हमने क्या बोला? अ, ई, हमने बोला आ ई ऊ, मुख से बोला है फ्रेंड्स, लिखित नहीं है, केवल हम मुख से बोल रहे हैं आ ई ऊ। हमने बोला फ्रेंड्स, जैसे मान चलो मैंने एक बोला गमन, क्या बोला? गमन, लेकिन हमने मुख में बोलने में हम अगर इन्हों कर दें आगमन, क्या कर दें दोस्तों? आगमन कर दें, तो क्या कर देगा? इसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा। हमारा अगर मुख से कोई शब्द बोल रहे हैं, गमन बोला हमने, लेकिन हमने उसमें कोई ध्वनिग्राम यानी कोई रूप, कोई छोटी से छोटी ध्वनि भी जोड़ दी हमने, तो उसका क्या हो जाएगा? उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। और यही हमारी क्या होती है? स्वनिम या ध्वनिग्राम होती है। और यूपी टेट में, सी टेट में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम या ध्वनिग्राम कहलाती है। तो फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारे ध्वनि का पोर्शन है, इस ध्वनि के पोर्शन से इतने सारे प्रश्न हमारे पेपर में बनकर आते हैं। ये ध्वनि की विशेषताएं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम वर्ड के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट्स चलते हैं वर्ड के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? वर्ड के बारे में। देखिए वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, कि वर्ड के बारे में बात करें कि वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं दोस्तों, कि वर्ड हम किसको कहते हैं? कि वर्ड हमारी वह मूल ध्वनि होती है। यानी वर्ड के बारे में बात करें हम दोस्तों कि वर्ड वह मूल ध्वनि होती है जिसके खंड ना हो। क्या ना हो दोस्तों? खंड ना हो। ठीक है दोस्तों, पहली विशेषता ये हो गई। तो हम कुल मिला के बात कह सकते हैं, इससे अगर हम वर्ड के बारे में बात करें डायरेक्टली, तो वर्ड की पहली विशेषता क्या होती है? कि इसके खंड नहीं होते। क्या नहीं होते? खंड नहीं होते। खंड नहीं होते। दूसरी विशेषता, इसको इसी चीज़ को दूसरे इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि इसको विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित नहीं कर सकते। तीसरी विशेषता, इसी को अलग दूसरी भाषा में पूछ सकते हैं, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, बात तीनों की एक ही है। एग्जामिनर होता है कई बार भाषा चेंज कर करके पूछता है कि जिसके खंड ना हो उससे क्या कहते हैं? वर्ड। जिसको विभाजित नहीं कर सकें उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ड। जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं उस इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड। यानी भाषा की एकमात्र ऐसी इकाई है ये वर्ड दोस्तों, जिसके ना तो हम खंड कर सकते हैं, ना टुकड़े कर सकते हैं, ना ही इसको हम विभाजित कर सकते हैं। भाषात्मक क्वेश्चनों में फ्रेंड्स भाषा को चेंज कर करके पूछा जाता है। विभाजित का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना फ्रेंड्स, खंड का मतलब भी टुकड़े करना, अलग करना होता है। जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे जो वर्ण होते हैं, वर्ड कौन कौन से होते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि का हमने ले लिया, का, ख, गा, पा, फा, भा, ये सभी क्या है फ्रेंड्स? हमारे वर्ण हैं। क्या है फ्रेंड्स? वर्ड हैं। इनके हम क्या है, इनसे आगे इसके और हम कोई इकाई नहीं बना सकते, यानी इससे ज़्यादा इनके कोई खंड नहीं कर सकते। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। इनको हम विभाजित नहीं कर सकते और भी इनके ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब दो टुकड़े, अगर मान चलो ये पा है, इस पा में से हम दोस्तों हलंत हटा दें, केवल ये लिख दें तो अब ये अक्षर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब इसको हम खोलेंगे दोस्तों, तो खोलेंगे कैसे? पा धन आ। अब ये हमारे दोनों क्या हो गए? वर्ड हो गए। क्या हो गए दोस्तों? वर्ड हो गए। ठीक है, जैसे मान चलो हम यहाँ लिख देते हैं कि आपसे अब इसी वर्ड में से क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे हम कह दें कि राम में कुल कितनी
वर्ड ध्वनियाँ हैं दोस्तों। तो हम जैसे हम लिखेंगे राम को अलग अलग करेंगे तो राम में हलंत लगाया दोस्तों, फिर दूसरा हमने निकाला बड़ा आ, फिर हमने माँ में हलंत लगाया दोस्तों, फिर क्या निकाला आ। तो कुल मिला कह सकते हैं कि जो राम शब्द है कुल कितने वर्णों से मिलकर बना है, 1 2 3 और 4, यानी राम शब्द है 4 वर्णों से मिलकर बना है। अब इससे ज़्यादा हम इसके और भी खंड नहीं कर सकते। तो कुल मिला के फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी आपको कि वर्ड की विशेषता क्या होती है, कि वर्ड के खंड नहीं होते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस वर्ड के बारे की क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें से इसके बारे में देख लीजिए आप। देखो दोस्तों, पहली विशेषता तो आपको बस इतनी याद रखना है कि इसके खंड नहीं होते। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो देखिए कि दर्शनीयता, दर्शनीयता सामान्य गुण है, सामान्य गुण। ठीक है फ्रेंड्स, पहली विशेषता क्या है कि इसका जो सामान्य गुण है वो क्या है, दर्शनीयता है। इसका सामान्य गुण क्या था, ध्वनि का दोस्तों श्रवणीयता था, लेकिन इसका क्या है, दर्शनीयता, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस ध्वनि को यानी आवाज़ को हम देख नहीं सकते थे, केवल सुन सकते थे, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, इसका दर्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है कि ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। एक बात क्लियर होगी दोस्तों यहाँ पे, ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, और इसको क्या बोला था हमने दोस्तों, मौखिक इकाई। ये क्या थी, हमारी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, लेकिन ये क्या है, हमारी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लेकिन दोस्तों आपसे एक डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे, ना तो वो मौखिक दे और ना ही वो आपको लिखित दे, वो केवल ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो आपको बता देना कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, वर्ड ही होती है। क्या होती है, वर्ड ही होती है। दर्शनीयता सामान्य गुण किसका है दोस्तों, वर्ड का है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है दोस्तों, वर्ड है। अब इसी चीज़ को दोस्तों, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसको भाषात्मक रूप में अलग अलग भाषा बदल के कैसे पूछता है, कई बार पूछा भी गया है दोस्तों कि भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई। तो फ्रेंड्स भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, वर्ड। इसी चीज़ को वो पूछ सकता है भाषा की निम्नतम इकाई, निम्नतम इकाई। तो दोस्तों भाषा की निम्नतम इकाई कौन सी है, वर्ड। कौन सी है, वर्ड। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ दोस्तों हमारा वर्ड का टॉपिक। उसके बाद हम नेक्स्ट हम अगली इकाई पे चलते हैं, अक्षर पर दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दर्शनीयता यानी दृश्य खंड भी याद रखना। कि भाषा का क्या होता है फ्रेंड्स, दृश्य खंड होता है, सबसे छोटा दृश्य खंड, सबसे छोटा दृश्य खंड भी होता है। भाषा की इकाई का सबसे छोटा दृश्य खंड भी होता है, यानी सबसे छोटा दृश्य खंड, ऐसा खंड जिसको हम देख सकें, ऐसा भाषा का सबसे छोटा दृश्य खंड होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम अक्षर के बारे में कि अक्षर क्या है दोस्तों। नेक्स्ट इकाई है हमारी दोस्तों अक्षर। क्या है, अक्षर। अब अक्षर के बारे में बात करें हम दोस्तों कि अक्षर क्या है हमारा, तो अक्षर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अक्षर, देखिए दोस्तों, अक्षर वह इकाई होती है, भाषा की वह इकाई होती है जिसको हम क्या है, एक झटके के साथ बोल देते हैं। किसके साथ बोल देते हैं, एक झटके के साथ बोल देते हैं। उस इकाई को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अक्षर बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आ, हाँ, ना, तो एक झटके के साथ हम इसको बोल रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, अक्षर हो गए। ठीक है, और इनके हम क्या खंड भी कर सकते हैं, यानी इनके हम टुकड़े भी कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आ है, तो आ तो हमारा क्या है, इसके टुकड़े करेंगे तो दोस्तों आधन आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधन आ। अगर हाँ की बात करें दोस्तों, तो हाँ हमारा ये हो गया, और इसमें हम क्या लगा हुआ, हमारा चंद्र बिंदु भी लगा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार हम इसको अलग कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उसकी बात करें ना की, तो नाधन
आ हो गया हमारा। इस प्रकार इनके हम टुकड़े भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कह सकते हैं कि अक्षर क्या होता है हमारे, ऐसा भाषा की वह इकाई होती है जिसको हम एक झटके के साथ उच्चारित कर दें दोस्तों। अब बात करते हैं देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगले इस पॉइंट की कि अक्षर की विशेषता और क्या होती है दोस्तों। अक्षर की विशेषता देखो दोस्तों, एक ये चीज़ और होती है इसकी कि हमारे जो पुराण होते हैं, जो हमारे पारंपरिक चीज ग्रंथ हैं, उनमें अक्षर के विषय में लिखा गया है कि ना छरति इति अक्षरम, ना छरति इति अक्षरम। ठीक है, यानी जिसका विनाश ना हो, क्या हो फ्रेंड्स, जिसका विनाश ना हो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अक्षर कहते हैं। और हमारे पुराणों में, हमारे वैदिक ग्रंथों में अक्षर को दोस्तों क्या माना है, ब्रह्म का पर्याय माना गया है। किसका पर्याय माना गया है, ब्रह्म का पर्याय माना गया है। तो यहाँ से बस एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्रह्म का पर्याय, हमारे पुराणों में ब्रह्म का पर्याय भाषा की किस इकाई को माना गया है। दोस्तों आपको बता देना है कि हमारी पुराणों में ब्रह्म का पर्याय किसको माना गया है, अक्षर को माना गया है। आप यहाँ से बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि ब्रह्म का पर्याय क्या होता है, तो अक्षर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये परिभाषा भी याद रख सकते हैं, ना छरति इति अक्षरम, हमारे पारंपरिक ग्रंथों में इसकी परिभाषा दी गई है दोस्तों। यहाँ तक हमारे अक्षर कंप्लीट हुआ दोस्तों। क्या हुआ, अक्षर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इकाई के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इकाई है हमारी शब्द। क्या है, शब्द। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट अगली इकाई शब्द के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, शब्द के बारे में बात करते हैं। ये शब्द क्या है दोस्तों, देखिए अगली हमारी जो इकाई है वो है शब्द। ठीक है दोस्तों, अब शब्द क्या होता है दोस्तों कि शब्द किनसे मिलते हैं, वर्ड से मिलकर क्या बनता है, अक्षर, और अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं फ्रेंड्स, शब्द बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वर्ड हैं और ये अक्षर हैं फ्रेंड्स, वर्ड का, वर्डों एवं अक्षरों का, वर्डों एवं अक्षरों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह। वर्णों व अक्षरों का क्या दोस्तों, व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है दोस्तों, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। यहाँ पे समझना शब्द किसे कहते हैं, वर्णों एवं अक्षरों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब देखो शब्दों के बारे में विशेषता याद रखना फ्रेंड्स। इसकी एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है कि अर्थ या सार्थकता के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ या सार्थकता के आधार पर। जैसे हम एग्जाम्पल्स इसका समझ लेते हैं पहले कि एग्जाम शब्द होते क्या हैं। जैसे हमने लिख दिया राम, हमने लिख दिया पवन, ठीक है दोस्तों, हमने लिख दिया कमल, ये सभी हमारे क्या है, शब्द हैं दोस्तों। और इससे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनता है वो ये बनता है कि अर्थ व सार्थकता, अर्थ व सार्थकता के आधार पर, अर्थ व सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई, श्रव्य इकाई, लिखित इकाई, लिखित इकाई। ठीक है दोस्तों, श्रव्य का मतलब मौखिक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, मौखिक, और यहाँ पे इसको दृश्य भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दृश्य। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ व सार्थकता के आधार पर, जिसका अर्थ भी निकल रहा हो, सार्थक हो, हम कह सकते हैं राम का अर्थ निकल रहा है, राम भगवान है, पवन एक व्यक्ति का नाम है, कमल एक पुष्प का नाम है, यहाँ अर्थ निकल रहा हो, ये सार्थक चीज़ हो गई दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी अक्षर लिख दें उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ अर्थ निकल रहा है। तो अर्थ व सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, देखो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी क्या है, मौखिक इकाई, श्रव्य इकाई, दृश्य इकाई, लिखित इकाई, ये चारों की चारों पूछ रहे, कैसे भी पूछ रहे आपसे, ये कहते हैं कि अर्थ व सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, या भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई कौन सी है, या भाषा की सबसे छोटी दृश्य इकाई कौन सी है। चारों तरीके में क्या यहाँ कैसे भी पूछ ले तो आपको डायरेक्टली बता देना है दोस्तों कि इसका आंसर होता है हमारा शब्द। क्या होता है, शब्द। ठीक है दोस्तों, शब्द को हम क्या कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, दृश्यमान लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट्स बनता है शब्द का, शब्द की एक और विशेषता याद रखनी दोस्तों। वो विशेषता क्या है, ये देखो दोस्तों, शब्द वैसे तो सार्थक हैं। शब्द की पहली विशेषता क्या है कि शब्द क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब ये सिंगल होते हैं यानी अकेले होते हैं, तब इनसे निश्चित अर्थ का पाना क्या है, असंभव होता है। जब ये अकेले होते हैं, क्या होते हैं, अकेले होते हैं दोस्तों, इनसे निश्चित जो अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, वो क्या होता है, उस अर्थ को पाना, निश्चित अर्थ को पाना क्या होता है दोस्तों, असंभव हो जाता है। क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब तक इनका वाक्य में प्रयोग नहीं करते, वाक्य में प्रयोग नहीं करते। एक बात याद रखना दोस्तों, जब शब्द क्या होते हैं, सार्थक तो कहलाते हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो इनसे निश्चित अर्थ को पाना क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दूसरी बात एक और याद रखनी है कि सार्थक अर्थ कब देंगे, बिल्कुल जब इनका वाक्य में क्या कर देंगे दोस्तों, हम प्रयोग कर देंगे। वो कैसे, मैं आपको यहाँ क्लियर कराता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ इस यहाँ कन्फ्यूज क्यों कर रही है कि शब्दों को अकेले होने पे हम निश्चित अर्थ क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मान चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे द्विज लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, द्विज लिख देता हूँ। अब ये क्या हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया दोस्तों, क्या है, सार्थक शब्द हो गया। लेकिन इसका जो निश्चित अर्थ है यहाँ पे क्या, मैंने किस अर्थ में लिखा है दोस्तों, आप कोई बता सकता है, नहीं बता सकता, क्योंकि इसके कई सारे अर्थ होते हैं दोस्तों। इसके कई सारे क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है इसको ब्राह्मण, द्विज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मण भी होता है। द्विज का अर्थ क्या होता है, पक्षी भी होता है दोस्तों। द्विज का अर्थ क्या होता है, दंत भी होता है दोस्तों। द्विज का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा भी होता है। अब यहाँ पे हमने एक द्विज लिखा तो हमें क्या निश्चित अर्थ मिल पाया इसका, नहीं मिल पाया दोस्तों। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि हमें यहाँ पे इस शब्द के बहुत सारे अर्थ मिल रहे हैं। लेकिन जब हम इसका क्या कर दें, प्रयोग कर दें कि मैंने द्विज को भोजन कराया, मैंने द्विज को भोजन कराया, तो मैं डायरेक्टली समझ गया कि द्विज को भोजन कराने की बात कर रहा था, इसने ब्राह्मण को भोज कराया। ठीक है दोस्तों, मैंने द्विज को दाना डाला, यानी पक्षी को दाना डाला। तो यहाँ पे जब इसका वाक्य में हम प्रयोग कर देंगे, तब ये क्या है, हमारे जो कोई भी शब्द होता है वो निश्चित अर्थ देने लगता है। जैसे हम और भी शब्द ले लें, अंक दोस्तों। अब मैंने ये शब्द लिख दिया, क्या निश्चित अर्थ इससे मिला, मुझे नहीं मिला, क्योंकि अंक का मतलब गोद में लेना भी, गोद भरना भी होता है दोस्तों। गोद में भरना, अंक करना, और एक अंक गणित का अंक भी होता है दोस्तों। मैं एक और शब्द लिख दूँ यहाँ पे, रंभा। क्या लिख दूँ दोस्तों, रंभा। अब रंभा दोस्तों क्या है, एक स्वर की अप्सरा भी होती है, और रंभा केला को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, केला को। और एक क्या रंभा का अर्थ होता है, अप्सरा भी होता है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि शब्द होते हैं, उन शब्द के सार्थक तो होते हैं, लेकिन वो जब अकेले होते हैं तो उनसे निश्चित अर्थ का पाना क्या होता है, असंभव होता है। लेकिन जब वाक्य में उनका प्रयोग हो जाए तो उनसे निश्चित अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। एक और विशेषता होती है शब्द की, कि शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये व्यवस्था भी याद रखना, विभक्ति रहित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, शब्द विभक्ति रहित होते हैं। ये बात भी समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शब्दों में कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक पॉइंट्स, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम अगली बात करेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हमारी इससे अगली इकाइयों के बारे में, कि इससे अगली इकाइयाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी अगली इकाई है दोस्तों, अक्षर, ये शब्द हो गया। शब्द के बाद जो नेक्स्ट इकाई है अगली हमारी पद। मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था दोस्तों कि जो शब्द होते हैं, ये शब्द क्या होते हैं दोस्तों, विभक्ति रहित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, विभक्ति रहित होते हैं, यानी इनमें शब्दों में क्या होती है, विभक्ति नहीं लगती है। लेकिन जब शब्दों में दोस्तों विभक्ति लग जाए, क्या हो जाए, जब शब्दों में क्या हो जाए, विभक्ति जुड़ जाए, क्या हो जाए, शब्दों में विभक्ति लग जाए, विभक्ति लग जाए, तो वे पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो वे दोस्तों पद कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट्स, कि शब्दों में विभक्ति नहीं लगती, लेकिन जब शब्दों में हम क्या कर दें, विभक्ति लगा दें, तो फिर उनको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। कैसे कहेंगे, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम। क्या लिख देता हूँ, राम। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हमारा एक शब्द है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रावण। क्या लिख देता हूँ, रावण। अब ये क्या हमारा दोस्तों शब्द है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाण। क्या लिख देता हूँ, वाण।
ठीक है, ये भी क्या है हमारा एक शब्द है दोस्तों। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिख दूँ राम ने, ठीक है, रावण को बाण से, ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी विभक्ति लग गई, इसमें भी विभक्ति लग गई, इसमें भी विभक्ति लग गई। अब ये तीनों चीज़ें क्या बन गई दोस्तों, पद बन गई। ये पद हो गया, अब ये क्या हो गया, पद हो गया, अब ये क्या हो गया, पद हो गया। लेकिन अगर जब हम कह दें इनसे ने को हटा दें, तब दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, केवल इसी को ले लें तो ये हमारा शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द। लेकिन जब इसमें हम ने जोड़ दें तब ये दोनों पूरा मिलके हमारा क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब शब्द में विभक्ति लग जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। लेकिन जब शब्द में से विभक्ति नहीं लगती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी अगली इकाई है पद के बाद में, वो पदबंध है। क्या है दोस्तों, पदबंध है। और वो पदबंध क्या होता है, वो कई सारे पदों को मिलकर बनती है। जैसे मान चलो इसके प्रभाव से वैसे इकाइयों में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको ले लिया है। पदबंध एक ऐसी इकाई होती है जिसका वाक्य में प्रयोग करने पर दोस्तों कोई भी अर्थ नहीं होता है, जिसको हटा देने से वाक्य के अर्थ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं यहाँ कह देता हूँ दोस्तों कि नदी कल कल करते हुए बह रही थी, बह रही थी। ठीक है दोस्तों, अब बात समझना दोस्तों कि जो ये कल कल करते हुए, ठीक है, ये जो शब्द है, अब ये क्या है, कई पद हो गए इसमें। कल कल पद हो गया और करते हुए क्या हो गया, पद, एक लंबा पद बन गया। तो ये क्या पदबंध होता है, कई पदों को मिलकर बना हुआ शब्द समूह क्या कहलाता है, कई पदों का जो समूह होता है वो पदबंध कहलाता है दोस्तों। इसके प्रयोग से क्या होता है, वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसको प्रयोग करें या नहीं करें, हटा भी दें तो भी वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सपोज दैट अब नदी कल कल करते हुए बह रही थी, मैं डायरेक्टली ये कह दूं यहाँ पे नदी बह रही थी तो भी फ्रेंड्स नदी बह रही है, और मैं ये कह दूं कल कल करते हुए बह रही थी तो भी नदी क्या है, बह रही है। तो इसके सामान्य अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो अगली इकाई होती है फ्रेंड्स हमारी, वो होती है उपवाक्य। क्या होती है, उपवाक्य। और नेक्स्ट इसके बाद में जो अगली इकाई होती है दोस्तों वो हमारी होती है वाक्य। क्या होती है, वाक्य। अब देखो दोस्तों कि उपवाक्य क्या होती है दोस्तों, कि उपवाक्य वाक्य का ही भाग होता है। क्या होता है दोस्तों, उपवाक्य एक वाक्य का भाग ही होता है, इसका खुद का अर्थ होता है। उपवाक्य की अगर बात करें दोस्तों कि ये क्या होता है, वाक्य का एक भाग होता है। वाक्य का केवल क्या होता है दोस्तों, एक भाग होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि इसका स्वयं का अर्थ होता है, अर्थ होता है। तीसरी विशेषता इसकी अगर और देखी जाए कि इसमें उद्देश्य व विधेय भी होता है, उद्देश्य विधेय भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम बात करें कि उपवाक्य क्या होता है, कि वाक्य का ऐसा भाग जिसका स्वयं का अर्थ हो और जो उद्देश्य विधेय को लिए हुए भी हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं यह कह देता हूँ कि गांधी जी ने, जैसे मैंने कहा गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा था सदा सत्य बोलो। अब देखो दोस्तों, ये गांधी जी ने कहा और सदा सत्य बोलो, ये दो अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। तो इसमें ये उद्देश्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों, उद्देश्य। कहा क्या हो गया, विधेय हो गया, और उसका स्वयं का अर्थ भी निकल रहा है कि गांधी जी ने कुछ कहा था, और ये क्या है, इसी वाक्य का एक अंग है। ठीक है दोस्तों, तीनों विशेषताएं यहाँ पे आपको क्लियर हुई, कंप्लीट हुई यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वाक्य की। हमारी वाक्य क्या है, सबसे जो मुख्य इकाई है, हम वाक्य के बारे में अब बात करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे शब्द की परिभाषा कैसे याद की थी, हमने शब्द की परिभाषा कैसे याद की थी कि वर्णों और अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों व अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कई पदों के जो समूह होता है उस समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम वाक्य की परिभाषा कैसे याद करेंगे, यहाँ से आपको समझना है वाक्य की परिभाषा कैसे याद करें। बहुत सारी नई नई चीज़ें और बताऊंगा दोस्तों, बस आप बने रहें। देखिए वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा समझें आप कि वाक्य क्या होता है कि कई पदों के समूह को
पदों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह, कई पदों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य कहलाता है। कई पदों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? वाक्य कहलाएगा। और इसकी जो अगली विशेषता है फ्रेंड्स, वो अगली विशेषता इसकी और भी है। वो कौन कौन सी, वो याद रखना कि ये जो हमारे वाक्य होते हैं दोस्तों, वाक्यों की अगर बात करें कि जो वाक्य होते हैं हमारे योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, आकांक्षा आदि गुणों से क्या होते हैं दोस्तों? शोभित भी होते हैं। देखो दोस्तों, हमारे वाक्य की जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता वो यही है कि वाक्य में के अंदर क्या होनी चाहिए दोस्तों? आकांक्षा। एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आकांक्षा। नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है दोस्तों इसका योग्यता। क्या होता है? योग्यता। और जो तीसरा नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है वो होता है सन्निधि। क्या होता है? सन्निधि। बहुत नई नई चीज़ें हैं दोस्तों ये आपके लिए। और नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा तात्पर्य। ठीक है दोस्तों, ये चारों पॉइंट्स याद रखना। इन चारों गुणों से क्या होता है? वाक्य हमारा गुणों से शोभित, गुणों से शोभित। हम कुल मिला कह सकते हैं कि कई पदों का जो व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य। और दूसरी वाक्य की विशेषता है कि वाक्य आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि व तात्पर्य के गुणों से शोभित भी होना चाहिए। ये वाक्य के क्या हैं? चार गुण होते हैं। ये जब वाक्य किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जब ये चारों गुण होते हैं तो उसको अच्छा वाक्य माना जाता है, शुद्ध वाक्य माना जाता है। तो वाक्य के गुण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में कुछ और भी रख सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकता है। वो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा वाक्य का गुण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, आकांक्षा क्या होती है, इनका तात्पर्य क्या है, इनका अर्थ क्या है और ये गुण कैसे हैं वाक्य के। मैं वो चीज़ आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो दोस्तों, आकांक्षा, सबसे पहले हम बात करेंगे आकांक्षा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य का पहला गुण ये होता है कि आकांक्षा होता है। आकांक्षा का मतलब क्या होता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है या सुनने वाला व्यक्ति है, मान चलो मैं कोई लेखक की कोई पुस्तक पढ़ रहा हूँ या कोई मेरे को कोई बात कह रहा है, मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, तो वाक्य में क्या है, उसने एक पद बोला, उसने क्या बोला? एक पद बोला। जैसे उसने बोला कि लड़का, जैसे इसने बोला राम पेड़ को, एक पद बोल दिया उसने, राम क्या कर रहा है? पेड़ को। अब एक पद बोलने के बाद में अब जो सुनने वाला होता है वो अगला पद सुनने के लिए क्या हो? उतावला हो, या अगला पद सुनने के लिए आतुर हो, या अगला पद सुनने के लिए क्या रखता हो? आकांक्षा रखता हो, उत्कृष्टता रखता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? आकांक्षा बोलते हैं। जैसे राम पेड़ को हमने सुन लिया, लेकिन हम जैसे उससे कहेंगे आगे तो बोल राम पेड़ को, आगे तो बोलो आप क्या है, तो राम पेड़ को क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं सोचता है वो। आगे ये भी कह सकता है राम पेड़ को काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक है, वो वक्ता होगा, जब हमें आगे की बात बताएगा तभी तो हम सुन पाएंगे। इसलिए हमें वक्ता की बात को सुनने के लिए हम क्या होंगे? आतुर होंगे। जब तक पूरी बात को नहीं सुन लेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, पूरी बात तो बता। तो ये क्या है? वाक्य का सबसे पहला गुण होता है आकांक्षा। ठीक है दोस्तों, योग्यता, दूसरी बात क्या होती है? योग्यता कि वाक्य होता है वो शुद्ध अर्थ देने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध अर्थ का बोध कराने वाला होना चाहिए। शुद्ध अर्थ का बोध कराने वाला होना चाहिए। जैसे मान चलो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूँ राम पेड़ को आग से सींच रहा है, आग से सींच रहा है, सींच रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता, यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता स्कूटर उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो ये दोस्तों वाक्य के गुण नहीं है, ये क्या है? योग्यता नहीं है वाक्य के अंदर, तो ये अशुद्ध वाक्य हो गए दोनों। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सन्निधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? सन्निधि का मतलब होता है समीपता। क्या होता है? समीपता। सन्निधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? समीपता। यानी वाक्यों के अंदर के वाक्य में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के अंदर क्या होनी चाहिए? समीपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने यहाँ पे एक लिख दिया राम, फिर हमने यहाँ लिख दिया ने, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे इतनी दूर खाना, और फिर हमने इतनी दूर लिख दिया खाया। ठीक है, तो ऐसे दूर दूरी नहीं होनी चाहिए। वाक्यों के अंदर क्या होनी चाहिए? समीपता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए, वो अच्छा वाक्य माना जाता है। और तात्पर्य का मतलब होता है कि जो वाक्य के जितने भी शब्द होने चाहिए होते हैं वो एक ही भाषा के होने चाहिए, एक ही भाषा के
शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो हम कुल मिला कह सकते हैं कि जो हमारे वाक्य होते हैं, वाक्य की 4 गुण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य। ठीक है दोस्तों। और कई पदों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहते हैं। तो ये तो वाक्य की विशेषताएं हो गई, वाक्य की परिभाषा हो गई, और ये वाक्य क्या है दोस्तों? 4 गुण हैं। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न कैसे एग्जाम में बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न हमारे कैसे बनते हैं वो देखिए दोस्तों। प्रश्न हमारे ये बनते हैं दोस्तों, भाव या भावार्थ के आधार पर। वो आपसे पूछेगा भाव या भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ठीक है दोस्तों। तो हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य है। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है वाक्य की? ये सभी किसकी चल रही है दोस्तों? वाक्य की विशेषताएं चल रही हैं। तीसरी विशेषता क्या है? भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई। ठीक है दोस्तों। सार्थक इकाई मतलब जो संपूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं उसको सार्थक इकाई बोलते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। नेक्स्ट अगला देखें फ्रेंड्स, भाषा की बृहत्तम इकाई। नेक्स्ट अगली विशेषता इसकी क्या है? व्याकरण का सबसे बड़ा अंग, व्याकरण का सबसे बड़ा अंग। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 क्या है? इसकी विशेषताएं हैं, 5 विशेषताएं हैं। 5 विशेषताओं को आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो दोस्तों आपको बता देना है भाव या भावार्थ के आधार पे। मैंने अभी बताया था शब्द क्या होता है दोस्तों, कि शब्द हमारी अर्थ या सार्थकता के आधार पे, अर्थ व सार्थकता के आधार पे सबसे छोटी व बड़ी लिखित व श्रव्य इकाई होती है। ठीक है दोस्तों। ध्वनि क्या होती है फ्रेंड्स? हमारी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, वर्ड भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है। ठीक है दोस्तों। इनके बारे में मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है। अब ये 4 पॉइंट्स हमारे किसके हो गए? वाक्य के हो गए। भाव या भावार्थ के आधार पर जिस ऐसी इकाई भाषा की जिसमें भाव पूरा भाव मिल जाए। शब्द से में पूरा भाव नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा। याद रखना है दोस्तों। लेकिन भाव या भावार्थ के आधार पर पूरा जो अर्थ मिलेगा हमें वो किस में मिलेगा? वाक्य में मिलेगा। इस वजह से भाव या भावार्थ के आधार पर क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी हमारी दोस्तों? वाक्य होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला पूछे भाषा की सार्थक इकाई। तो भाषा की सार्थक इकाई जिसमें संपूर्ण अर्थ मिल जाए वो हमारी कौन सी है? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी क्या है? वाक्य है। और भाषा की बृहत्तम इकाई भी कौन सी है? वाक्य है। और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग भी क्या है? वाक्य। कई वाक्यों को मिलके ही हमारी क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि वाक्यों के क्रम भाषा किसे कहेंगे, तो वाक्यों के क्रमबद्ध समूह को ही हम भाषा कह सकते हैं। ये दूसरी परिभाषा भी हम इसकी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया वो आपने, मैं इसको इरेज करता हूँ। उसके बारे में और 1-2 चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें बताता हूँ आपको। वो क्या है? एक पॉइंट और रह गया है दोस्तों, कि देखो दोस्तों मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि ध्वनि हमारी क्या होती है, इसके बारे में हमने बात करी थी स्टार्टिंग में। एक बार मैं और रिवीज कर देता हूँ आपके लिए कि ध्वनि हमारी क्या होती है? मौखिक इकाई होती है। छोटी क्या होती है दोस्तों? मौखिक इकाई। लेकिन ध्वनि से इस छोटी इकाई को हमने क्या बोला? स्वनिम। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ बताई थी, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वनिम। उसी प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक और कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, या ये पूछे आपसे क्वेश्चन भाषा की अर्थपूर्ण इकाई, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। दोस्तों याद रखना है, इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है फ्रेंड्स वो है रूपिम। क्या है? रूपिम।
या हम इसको बोल सकते हैं रूपग्राम। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? रूपग्राम भी बोल सकते हैं या रूपिम भी बोल सकते हैं। तो भाषा की अगर आपसे यहाँ पे पूछे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई तो स्वनिम बताना है। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? रूपिम या रूपग्राम, या फिर ये ऐसे ही पूछ सकता है भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है, तो रूपिम होती है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है, रूपिम का या रूपग्राम का तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसका मतलब समझें आप। देखिए रूपिम क्या है, शब्द की सबसे छोटी इकाई इसको क्यों बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अर्थपूर्ण इकाई यहाँ से मेन अर्थ निकालें आप इस जगह से कि सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। अर्थपूर्ण इकाई क्या है? शब्द है दोस्तों। यहीं से हमें क्या है, सार्थकता या अर्थ के आधार पर क्या मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है किसी भी चीज़ का। जैसे मान चलो हमने यहाँ पे लिख दिया उज्ज्वल, क्या लिख दिया? उज्ज्वल। तो ये बड़ा शब्द हो गया। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे आपने देखा होगा, माँ, मम्मा, पप्पा, चच्चा ऐसे बोलते हैं दोस्तों, आना, जाना। ये जो सभी शब्द होते हैं, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रूपिम बोलते हैं। जैसे शब्द होता है हमारा, तो शब्द में भी हम छोटे छोटे शब्द होते हैं जो बच्चों को नर्सरी क्लास में हम सिखाते हैं, LKG क्लास में, आना, जाना। और छोटे छोटे बच्चे जब बोलते हैं पप्पा, मम्मा, इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? रूपिम बोलते हैं या रूपग्राम बोलते हैं। इस वजह से क्या होती है, हमारी शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी सबसे छोटे शब्द यही होते हैं, इनसे छोटे शब्द हम और कोई भी नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो हमारे इकाइयों का वर्णन था दोस्तों पूरा, वो मैंने कंप्लीटली आपको आज करा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अगर कल की वीडियो में बात करें, नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे आपसे दोस्तों, वो अगली क्लास में किसकी बात करेंगे? वर्ड विचार के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक हमने केवल क्या पढ़ा दोस्तों आज तक? यहाँ तक हमने केवल हिंदी व्याकरण की इकाइयों के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में, हिंदी के अंग या घटकों के बारे में पढ़ा था। कल हम जो अपनी नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो करेंगे वर्ड विचार स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? वर्ड विचार। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जितने लोग आप देखोगे दोस्तों, जितना आप शेयर करोगे, जितने मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मैं उतना ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए